ये वाली स्लाइड जो है हिप में जो कॉमन लीजन्स है उसके बारे में। तो सबसे पहले आगे आते हैं जॉइंट क्लियरिंग टेस्ट। हिप में सबसे पहले जॉइंट को क्लियर करने के लिए कि जॉइंट में कोई मसला है कि नहीं, उसके लिए टेस्ट करते हैं। एंड रेंज में ले जाते हैं जॉइंट को, ठीक है। और कैप्सूल भी स्ट्रेच होते हैं इसमें, साथ ही साथ अदर सॉफ्ट टिश्यूज, ताकि वो जो मेन हमारा मकसद क्या होता है कि वो जो सिम्टम था, जो इसे मसला था, वो हम फिर से रिप्रोड्यूस कर सके। तो अगर नॉर्मल लिमिट्स में कोई मसला नहीं है, कोई पेन नहीं आ रहा इसको, एंड रेंज में भी कोई पेन नहीं आ रहा, तो जॉइंट क्लियर हो जाता है। ये हम लोग क्यों क्लियर करते हैं? क्योंकि जॉइंट में पेन और कंडीशंस की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि इधर जो लिखा हुआ है इन्होंने, लंबर स्पाइन का कोई मसला हो, सैटिक नर्व का, फेमोरल नर्व का मसला हो, तो वो जो है जॉइंट की तरफ पेन दे सकता है। तो जॉइंट को हमने एक्सक्लूड करना पड़ता है कि जॉइंट का अपना मसला तो नहीं है जो पेन दे रहा है, तो उसको जो एक्सक्लूड कर दे। उसके लिए जॉइंट को एक्सक्लूड करने के लिए टेस्ट, जैसे कि ये स्क्वाटिंग हो गया, वेल्गस वेरस टेस्ट, ये नी के लिए है, ये हिप के लिए स्क्वाटिंग टेस्ट, ये कर सकते हैं। इसके अलावा लंबर स्पाइन इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है जिसकी वजह से हिप जॉइंट में पेन आ सकता है, तो उसके लिए फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, लेटरल फ्लेक्जन वगैरह चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो है इसमें जो है क्रेग्स राइडर्स मेथड एक है। ये देखें, प्रोन लिटा देते पेशेंट को, और उसका जो है नी 90 डिग्री फ्लेक्स कर देते हैं और ग्रेटर ट्रोकेंटर पाल्पेट करते हैं। इसकी लेग जो है, इसको पहले मीडियली एक्सटर्नल रोटेट करते हैं, फिर मीडियली रोटेशन करते हैं, ठीक है। और चेक करते हैं कि ट्रोकेंटर पैरेलल आ गया कि नहीं। जब ट्रोकेंटर पैरेलल आ जाए, ग्रेटर ट्रोकेंटर इज काउच के पैरेलल हो जाए, तो फिर चेक करते हैं ये जो लेग है ये कितनी ज़्यादा अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ है। इसका एंगल चेक करते हैं। इस जगह पे देखिए इन्होंने एंगल गोनियोमीटर लगाया है, इसके थ्रू इसका एंगल चेक करते हैं, तो इससे हमें फीमोरल टॉर्जन का पता चलता है, ठीक है। तो ये जो है फीमोरल टॉर्जन के लिए ये है। इसके अलावा अगर ज़्यादा फीमोरल एंटीवर्जन या एंटी टॉर्जन हो, तो उसमें क्या होता है, पैटिला स्क्विंटिंग होती है, नी स्क्विंटिंग भी जिसे कहते हैं, पैटिला मीडियल साइड पे मुड़ जाता है। तो इससे हमें पता चल सकता है। जॉइंट में कैप्सूल होता है, कैप्सूल की इंटेग्रिटी को चेक करने के लिए कि कैप्सूल कैसा है, लूज तो नहीं है या टाइट तो नहीं है ज़्यादा, उसके लिए टॉर्क टेस्ट है। टॉर्क मतलब घुमाना, किसी चीज़ को घुमाना, फोर्स देना, गोल फोर्स देना, ठीक है। तो ये टेस्ट कैसे होता है, इसको एज ऑफ प्लिंथ पे ले आते हैं पेशेंट को, एज ऑफ बेड पे, ठीक है। और इसके लेग को एक्सटेंड कर देते हैं, लेग को एक्सटेंड कर देते हैं। इसके बाद जो है इस हैंड से नीचे की तरफ और लेटरल की तरफ थोड़ा सा फोर्स देते हैं, जबकि जो ये वाला हैंड है इसे इंटरनल रोटेशन करते हैं। इंटरनल रोटेशन करते हैं और साथ ही जोर दे रहे हैं, तो इधर कैप्सूल जो है वो टाइट हो रहा होता है, उस पर जोर पड़ा होता है, तो इससे हमें कैप्सूल की इंटेग्रिटी का पता चलता है कि वो मजबूत है कि नहीं। इसके बाद जो है डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज, जो कि कॉमन डिजीज है, जो जॉइंट हिप जॉइंट को काफी इन्वॉल्व करती है। इसमें दो टाइप्स है, प्राइमरी डीजीडी और सेकेंडरी डीजीडी। प्राइमरी डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज और सेकेंडरी, प्राइमरी जो है एजिंग की वजह से होती है, सेकेंडरी में कोई और प्रॉब्लम हो बॉडी में, मैकेनिकल डिसऑर्डर हो, उसकी वजह से हो सकती है, कोई ट्रॉमा हो तो उसकी वजह से जॉइंट डिजीज हो जाए, तो उसको ये कहते हैं डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज। इसको ऑस्टियोआर्थ्रोसिस कहते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कह सकते हैं हिप जॉइंट का। अच्छा, इसकी ओरिजिन ये कैसे कॉज होता है अनक्लियर है, लेकिन बाज लोग कहते हैं कि ये प्रोसेस जो है एज के साथ होता है। कार्टिलेजस चेंजिंग वैसे नॉर्मली एज के साथ होती है, लेकिन वो नॉन आर्टिकुलर एरियाज पे होती है। आप जैसी एज आपकी ज़्यादा होती है, वक्त के साथ साथ 40 ईयर्स के बाद जो है ना कार्टिलेजिनस चेंजेस आने शुरू हो जाती है, लेकिन उस जगह पे आती है। ये देखिए, इसमें बास कंटेक्ट पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे हेड जो है ऐसे टेबलम के साथ कंटेक्ट हो रहा है बास जगह, उस जगह के अलावा जो जगह है इसके अंदर कार्टिलेज है, उसकी डिजेनरेशन नॉर्मली होती है एज के साथ। लेकिन डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज में क्या होता है, डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज में जो जगह कांटेक्ट पे आ रही है, उस जगह की आर्टिकुलर सरफेस जो है उसकी डिजेनरेशन होती है। सही हो गया। तो इधर यही बात लिखी हुई है, लिखा हुआ है काफी अरसा टाइम लगता है इसकी डिजेनरेशन में। ये वाला जो पैराग्राफ लिखा है, ये लिखा हुआ है एसिम्प्टोमेटिक चेंजेस जो आती है बॉडी में एज के साथ, नॉर्मली जो आती है, जो सरफेस एरिया जॉइंट का कांटेक्ट में नहीं होता, उस जगह के कार्टिलेज को न्यूट्रिशन कम मिलती है। क्यों? क्योंकि वो बोन उधर कांटेक्ट में नहीं आ रही बार बार, तो जो कार्टिलेज है उसमें कंप्रेशन नहीं आ रही। जब कंप्रेशन और उधर से हटती है वो बोन, बार बार उधर मूवमेंट ज्यादा होती है, तो उधर न्यूट्रिशन मिलती है उस जॉइंट को। लेकिन अगर एक नॉन आर्टिकुलर एरिया जॉइंट में, उधर तो कंप्रेशन वगैरह कॉज नहीं होगी, तो उधर एक तो जॉइंट में ब्लड सप्लाई होती नहीं है, ऐसे सिर्फ पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू जो है न्यूट्रिशन मिलते हैं जॉइंट को। तो अगर उधर मूवमेंट नहीं होगी तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से नॉर्मली इस तरह चेंजेस आती है, आर्टिकुलर डिजनरेशन होती है। लेकिन डीजेडी में ऐसे नहीं होता। डीजेडी में जो जगह कंटेक्ट में होती है उस जगह पे होती है। उस जगह पे क्यों होती है? उस जगह पे इसलिए होती है कि बॉडी जो है ना, बॉडी पे जब कोई स्ट्रेस आता है ना, तो वो उसको
सहने के लिए अपना मैकेनिज्म, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बनाती है। तो इस तरह इस जब बॉडी पे इसके जो हिप जॉइंट है, इस पे जब प्रेशर पड़ता है, ज़्यादा कंप्रेशन आती है एक सरफेस एरिया एक जगह पे, तो उधर जो है या तो हाइपरट्रोफिक या एट्रोफिक प्रोसेस होता है। हाइपरट्रोफिक बोन जो है, उधर जो बोन होती है, हिप जॉइंट में एसिटेबुलम है और फीमोरल हेड है। जो एसिटेबुलम है या फीमोरल हेड है, इन दोनों की जो सरफेस कांटेक्ट में आ रही है, उस जगह पे या बोन हाइपरट्रोफी हो जाती है, बोनी प्रोलिफरेशन भी जिसे कहते हैं, सबकॉन्ड्रल बोन बन जाती है, कैप्सुलर फाइब्रोसिस, या एट्रोफी हो जाती है। एट्रोफी जो है कार्टिलेज की होगी, कार्टिलेज की एट्रोफी या बोन की हाइपरट्रोफी हो जाती है। तो इसके थ्रू जो है इसकी डिजनरेशन शुरू हो जाती है जॉइंट की। फिर इन्होंने लिखा हुआ है कि सबसे पहले हाइपरट्रॉफी होती है, एट्रोफी होती है। हाइपरट्रॉफी बोन की होती है या एट्रोफी कार्टिलेज की। तो इन्होंने ये बात लिखी हुई है कि क्लियर नहीं है, लेकिन जो भी पहले होता है, अब लेट सपोज अगर कार्टिलेज की एट्रोफी हो गई है, जब कार्टिलेज कमजोर हो जाएगा, नीचे बोन पे स्ट्रेस पड़ेगा, तो बोन की क्या हो जाएगी, स्क्लेरोसिस, उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। या अगर कार्टिलेज ठीक है लेकिन नीचे बोन की स्क्लेरोसिस हो गई है, उस स्क्लेरोसिस की वजह से ऊपर कार्टिलेज की एट्रोफी इफेक्ट हो सकती है। तो अगर जो चीज भी पहले हो, वो दूसरे को इफेक्ट कर सकता है, या अगर एट्रोफी पहले हो तो वो हाइपरट्रॉफी को इफेक्ट कर सकता है, बोन को, या अगर बोन इफेक्ट हो गई है तो वो कार्टिलेज को इफेक्ट कर सकती है। नॉर्मली जब प्रेशर आता है, कंप्रेशन होती है, तो सबकॉन्ड्रल बोन जो उधर होती है, कार्टिलेज के नीचे वाली बोन, और जो कार्टिलेज इन्वॉल्व होता है, उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। अगर इलास्टिक प्रॉपर्टीज में उसकी कोई मसला आ रहा है, तो नॉर्मली कंप्रेशन नहीं होगी और पैथोलॉजी हो सकती है उधर, जैसे कि सबकॉन्ड्रल बोन स्क्लेरोसिस या आर्टिकुलर कार्टिलेज की वो जो सॉफ्टनिंग होगी, फिब्रिलेशन होगी, एट्रोफी होगी, तो ये हो सकता है, जिसकी वजह से डिजनरेशन हो सकती है। इसी स्लाइड में भी इन्होंने यही बात की हुई है कि जो बोन होती है वो स्क्लेरोटिक हो जाती है, हाइपरट्रॉफिक हो जाती है, डेंस हो जाती है। आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, एट्रोफी हो जाता है, थिन हो जाता है। तो ये डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज के अंदर ये मसला होता है, ठीक है। तो हमने कहा था सेकेंडरी दो टाइप से इसकी, एक है प्राइमरी डीजेडी जो एजिंग की वजह से होता है, एजिंग के वक्त साथ साथ ही ये खुद ही जो है होता है। एक है सेकेंडरी, सेकेंडरी में डिजीज की वजह से होता है। तो सेकेंडरी डिजीज में सबसे पहले जो है हिप डिस्प्लेजिया, हिप डिस्प्लेजिया, कंजेनिटल हिप डिस्प्लेजिया जिसे कहते हैं, सीएचडी कहते हैं। ये क्या है, जब बच्चा पैदा होता है उसकी जो है हिप सही से डेवलप नहीं होता, वक्त के साथ साथ डेवलप नहीं होता, तो एसिटेबुलम भी इसमें, या एसिटेबुलम ये जो सॉकेट जॉइंट है, ये एसिटेबुलम सही से डेवलप ना हो, या फिमोरल हेड सही से ना बना हो, तो या लेब्रम का मसला हो, तो कोई भी मसला हो, तो उसकी वजह से हिप डिस्प्लेजिया हो सकता है और उसकी वजह से डिजेनरेशन हो सकती है जॉइंट की। इसमें साथ ही साथ एंटी टॉर्जन भी होती है, एंटी वर्जन, फिमोरल हेड थोड़ा आगे की तरफ होता है। तो डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज में जितनी सरफेस एरिया ज्यादा होती है तो उतना ज्यादा मसला होता है, उतनी ज्यादा जितनी सरफेस एरिया कांटेक्ट में होती है वो सारी डिजेनरेशन होती है ना। तो जितनी कम सरफेस एरिया वेट बेरिंग के लिए होगा, इसमें अनइवन हो जाती है सरफेस, थोड़ी सी जगह पे सारा जोर आता है बॉडी का, तो बहुत ही ज्यादा इसमें चांसेस हो जाते हैं डिजेनरेटिव चेंजेस के, बहुत ही जल्दी। हेड को देखा जाए, फिमोरल हेड पोस्टीरो सुपीरो लेटरल, ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ और थोड़ा सा बाहर की तरफ फिमोरल हेड, साथ ही साथ एसिटेबुलम जो है वो सुपीरो लेटरल, सुपर सुपीरियर और बाहर की तरफ वाली जो जगह है, ये डिजेनरेशन इधर ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इस जगह पे सारा वेट बेरिंग हो रही होती है। अच्छा, कैप्सुलर टाइटनेस है इसके बाद। कैप्सुलर टाइटनेस की वजह से भी डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज हो सकती है, या डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज की वजह से भी कैप्सुलर टाइटनेस हो सकती है। तो कैप्सुलर टाइट होगा, जितना कैप्सूल टाइट होगा उतना ज्यादा जॉइंट अप्रोक्सीमेशन होगी, जॉइंट दोनों, ये बोन इसके नजदीक खींची जाएगी एसिटेबुलम के, तो कंप्रेसिव फोर्सेस और भी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से और भी ज्यादा चांसेस हो सकते हैं डिजेनरेशन के, ठीक है। हिप की क्लोज पैक पोजीशन जो है एक्सटेंशन है, साथ ही साथ एबडक्शन है और इंटरनल रोटेशन है। तो जब हम लोग नॉर्मल वॉकिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें बार बार हमारा जब स्टेप ऑफ पुश ऑफ फेज होता है, जिसमें हम लोग एक टांग को जमीन पे रखते हैं और जब पीछे की तरफ लेकर जा रहे होते हैं और उससे पुश करते हैं आगे की तरफ अपनी बॉडी के वजन को, तो जब एंड पे पहुंचता है स्टांस के फेज में, तो उसे पुश ऑफ फेज बोलते हैं। उसमें हमारा जॉइंट ऑलमोस्ट क्लोज पैक पोजीशन में आ जाता है, जो कि एक्सटर्नल एंड एक्सटेंशन है, इंटरनल रोटेशन, एबडक्शन। क्लोज पैक पोजीशन में जॉइंट एक दूसरे के नजदीक आ जाता है, साथ ही साथ उधर जो लिगामेंट्स और कैप्सूल होते हैं वो टाइटन हो जाते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली एक तो देखें, बॉडी वेट भी जब स्टांस फेज में आ रहा होता है जॉइंट के ऊपर, ठीक है, स्टांस फेज कहते हैं, किसे कहते हैं, जो पाव आपका जमीन के साथ टच हो चलते हुए, वो वाला पाव स्टांस फेज में होता है उस वक्त, ठीक है। तो जब स्टांस फेज में पाव होता है तो उसके ऊपर बॉडी का वजन आ रहा होता है ना, तो उसकी वजह से कंप्रेशन हो रही होती है, क्लोज पैक पोजीशन की वजह से भी कंप्रेशन हो सकती है, तो ये दोनों डबल भी हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि
आप देखिए जब आप चलेंगे, जब आप एक पाँव को आगे की तरफ लेकर जाके ज़मीन पे रखेंगे, उस टाइम तो जॉइंट क्लोज़ बैक पोज़ीशन में नहीं होगा। उस टाइम बॉडी का सारा वज़न इसके ऊपर आएगा, मिड स्टांस में भी बॉडी का सारा वज़न होगा उस पाँव के ऊपर, जॉइंट के ऊपर कंप्रेशन हो रही होगी, लेकिन क्लोज़ बैक पोज़ीशन उस टाइम नहीं होगी। जैसे ही वो पाँव पीछे की तरफ जाता है, तो उस टाइम क्लोज़ बैक पोज़ीशन आने लगती है, लेकिन उस टाइम बॉडी का वज़न दूसरे पाँव पे आने लगता है। तो वेट बेयरिंग उस टाइम कम हो जाती है जॉइंट से, तो क्लोज बैक पोजीशन अगर आ भी जाए तो इतनी कंप्रेसिव फोर्सेस नहीं होती। अगर ये दोनों एक साथ आए तो फिर कंप्रेसिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, लेकिन ऐसा वैसे नॉर्मली नहीं होता, ठीक है। तो इधर इन्होंने लिखा है, इधर ये देखे, यही बात लिखी हुई है कि ये चलते हुए होना तो चाहिए कि दोनों कंप्रेसिव फोर्सेस आ सके आए बॉडी में। एक तो बॉडी का वजन आ रहा है, वेट बेयरिंग आ रही है इसके ऊपर, जॉइंट के ऊपर स्टांस फेज में, और साथ ही साथ क्लोज बैक पोजीशन। लेकिन क्लोज बैक आखिर में आती है और वेट बेयरिंग स्टार्ट में आती है ना, नॉर्मली इस तरह होता है। लेकिन अगर डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज हुई हुई है, डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज में कैप्सूलर टाइटनेस हो जाती है। कैप्सूल जब टाइट होगा तो कैप्सूल टाइट होगा तो जॉइंट ऑलरेडी नजदीक होगा, तो क्लोज बैक पोजीशन उसकी जल्दी अटेन हो जाएगी। तो आप जैसे ही पावर रखेंगे स्टांस फेज में, मिड स्टांस पे पहुंचेगी तो जॉइंट टाइटन हो जाएगा, तो उसकी वजह से कंप्रेशन फोर्सेस उधर ज्यादा हो जाएगी, और साथ ही साथ वेट बेरिंग भी उसी जगह पे हो रही होती है। तो ये दोनों एक साथ कंप्रेशन काज करती है, तो इस वजह से और भी ज्यादा शॉक लोडिंग होती है। इसको शॉक लोडिंग कहते हैं, एकदम से वजन ज्यादा हो जाता है पाँव पे, एक एक जॉइंट पे वजन एकदम से फोर्स ज्यादा आ जाती है, शॉक लोडिंग होती है, जिसकी वजह से ये होता है। इधर इन पैराग्राफ में सारी इन्होंने यही बातें लिखी हुई है जो मैंने आपको समझा दी है। इसके अलावा इधर लिखा हुआ है शॉक लोडिंग जो है ये जॉइंट के लिए खतरनाक है। अगर उसकी नॉर्मल लुब्रिकेशन जो होती है, साइनोवियल फ्लूइड जो लुब्रिकेशन कर रहा होता है, वो लॉस भी हो जाए, उससे जॉइंट को इतना नुकसान नहीं पहुंचता जितना शॉक लोडिंग से पहुंचता है। तो इसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है कि हिप जो जॉइंट डिजनरेशन होती है, डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज जो होती है, उसमें वेट बेरिंग जब आप पाँव के ऊपर वजन डाल रहे होते हैं, तो वो दर्द क्यों होता है? डिजेनरेशन की वजह से नहीं होता, वो दर्द कैप्सूल पे जोर पड़ने की वजह से होता है। कैप्सूल उधर टाइट हुआ होता है तो उस पे जोर ज्यादा पड़ता है, नॉर्मली इतना जोर नहीं पड़ता, कैप्सूल लूज होता है, लेकिन इसमें जोर ज्यादा पड़ा होता है क्योंकि टाइटनेस हुई होती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, और इन्फ्लेमेशन का फिर दर्द भी होता है। जब कैप्सूल टाइट होगा तो एक्सटेंशन को नहीं छोड़ेगा, एक्सटेंशन नहीं करने देगा पाँव पे। क्यों? क्योंकि एक्सटेंशन में कैप्सूल और भी ज्यादा टाइट होता है, तो नॉर्मल कैप्सूल टाइटनेस में एक्सटेंशन नहीं छोड़ेगा वो, तो इसको नॉर्मली फ्लेक्सर मूवमेंट कहते हैं। कैप्सूल की कैप्सूल टाइट हो तो वो एक्सटेंशन नहीं करने देगा, तो फ्लेक्शन की तरफ ही जाएगा पाँव, तो इसको फ्लेक्सर मूवमेंट कहते हैं। सर्जरी जब कराते हैं ऐसे जॉइंट की, तो उनको फ्लेक्सर मूवमेंट से रिलीफ मिल जाता है, जो टाइटनेस थी वो खत्म हो जाती है, तो उनकी फ्लेक्सर मूवमेंट क्या होती है? खत्म हो जाती है। इसी वजह से उनको इम्प्रूवमेंट उस टाइम सर्जरी के एकदम बाद जो है उनको इम्प्रूवमेंट नजर आती है। इसके अलावा ओबिसिटी भी एक कास है डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज की, क्योंकि जॉइंट एक इस तरफ होता है बॉडी के, एक इस तरफ है, वजन दरमियान में है, वजन सारा नीचे की तरफ आ रहा है, तो जॉइंट तो उससे दूर है, तो वजन दूर है से, तो इसको फुलक्रम कहते हैं, फुलक्रम बन रहा है इसके दरमियान। तो फुलक्रम जितना बड़ा होता है उतना ज्यादा जॉइंट पे फोर्स ज्यादा आएगा। तो अगर 1 पाउंड वजन आपका इंक्रीज हो रहा है तो जॉइंट पे 3 पाउंड वजन इंक्रीज होगा, 3.4 से ज्यादा। सबसे मेन गोल जो इसकी ट्रीटमेंट में होगा वो कैप्सूलर टाइटनेस को कम करना है, क्योंकि कैप्सूल इसमें टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से कंप्रेसिव फोर्सेस और भी ज्यादा हो जाती है। और तो हम कुछ कर नहीं सकते, वजन कम करें ये भी अच्छी स्ट्रेटेजी है, लेकिन जो हम कर सकते हैं नॉर्मली उस टाइम वो है कैप्सूलर टाइटनेस को कम करना, जिसकी वजह से वो क्या होगी, कंप्रेसिव फोर्सेस कम होगी। अच्छा, एक इंजरी कैप्सूलर स्प्रेन, स्प्रेन ये तो स्ट्रेन लिखा है लेकिन ये स्प्रेन होता है। लिगामेंट और कैप्सूल की इंजरी को स्प्रेन कहते हैं, स्ट्रेन मसल की इंजरी और टेंडन की इंजरी को कहते हैं। अच्छा, कैप्सूलर स्प्रेन जो है ये विदाउट एनी स्पेसिफिक कॉज के भी हो सकता है, या माइनर ट्विस्टिंग वेट बेरिंग के दौरान एथलीट्स जो करते हैं उनमें हो सकता है। एक्यूट सिम्टम्स इसके होते हैं, ठीक है, जो कि खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाते हैं, इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन इसका कैप्सूल स्प्रेन होगा तो उसके बाद कैप्सूलर टाइटनेस भी हो सकती है। अगर कैप्सूलर टाइटनेस हो गई तो उसके बाद डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज को प्रीडिस्पोज हो सकता है पेशेंट, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा, इसमें हाइपोमोबिलिटी हो सकती है। हाइपोमोबिलिटी कौन से पोजीशन में होगी? फ्लेक्शन के साथ मीडियल रोटेशन जब आप करेंगे उसको ये लिमिट करेगा, उसको नहीं करने देगा, उसको क्या कहते हैं, मूवमेंट को। अच्छा, वुमेन में भी हो सकता है, यंग और मिडिल एज वुमेन में। कौन सी कंडीशंस के साथ रिलेटेड है? ग्रोइन पेन, पोस्टीरियर बटक पेन, हिप बर्साइटिस, आईटीबी, फैसियाइटिस, इन कंडीशन के साथ जो है ये हो सकता है। हिप जॉइंट हाइपोमोबिलिटी किस वजह से हो सकती है? लंबोपेल्विक मूवमेंट की वजह से भी, अल्टर्ड लंबोपेल्विक मूवमेंट। अगर लंबर पे ज्यादा मूवमेंट हो रही है, पेल्विस पे कम हो रही है, तो हिप जॉइंट जो है वो क्या होगा? हाइपोमोबाइल हो सकता है। तो इधर इन्होंने ये बात लिखी है, अब पेशेंट आया हो किस हिस्ट्री के साथ आएगा? या तो ट्रॉमा होगा उसे, या ट्रॉमा नहीं हुआ होगा। एक्यूट सिम्टम्स हो गए, जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे। सिम्टम्स क्या हो गए? डेली एक्टिविटीज में उसको मसला होगा,
जब ज़्यादा देर बैठेगा उसके बाद जब उठेगा, तो कैप्सूल्स का मसला है ना, कैप्सूल की इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, तो जब ज़्यादा देर बैठेगा इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी, तो जब उठ के वो चलेगा, वॉकिंग वगैरह करेगा, रनिंग करेगा, तो उसके लिए मसला होगा। उसको पेन होगा बटक रीजन में, साथ ही साथ एंटीरियर हिप और ग्रोइन रीजन में भी होता है। इनमें से कहीं पे भी हो सकता है। फिजिकल एग्जामिनेशन जब आप करेंगे, तो जब ऑब्जर्वेशन करेंगे उसकी गेट की, उसको पेनफुल गेट होगा, एंटाल्जिक गेट जिसे कहते हैं। साथ ही स्ट्राइड लेंथ, उसके स्टेप्स की जो लेंथ है, वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा मूवमेंट करना नहीं चाहेगा, तो छोटे-छोटे स्टेप्स लेगा। इसके अलावा एलएलडी और पेल्विस की एसिमेट्री हो, तो उसकी वजह से ये हो सकता है। तो उसको देखना है कि पेल्विस और लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है, लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी। जॉइंट टेस्ट जब करेंगे तो उसमें एंड फील स्पॉन्जी मिलेगी और पेन उसको लिमिट करेगी एंड फील को। ठीक है? रिस्ट्रिक्शन होगी कैप्सुलर पैटर्न में। कैप्सुलर पैटर्न इसका क्या है? वो वो इसका फ्लेक्शन है, फिर उसके बाद एबडक्शन है और फिर बाद में इंटरनल रोटेशन। सबसे ज़्यादा इसमें फ्लेक्शन लिमिटेड हो सकती है, फिर उसके बाद जो दूसरे नंबर पे ज़्यादा लिमिटेड हो सकती है वो एबडक्शन है, और सबसे कम जो लिमिटेड हो सकती है वो इंटरनल रोटेशन। तो ये जब ऐसा केस हो तो कैप्सुलर पैटर्न कहलाता है हिप जॉइंट का। एक होती है क्लोज पैक पोजीशन जिसमें जॉइंट टाइट हो जाता है, तो वो एक्सटेंशन, एबडक्शन और इंटरनल रोटेशन है। तो वो इससे थोड़ा सा अलग है, इसमें फ्लेक्शन आ जाती है। साथ ही साथ और प्रेशर देके फ्लेक्शन और इंटरनल रोटेशन में, तो उसे पेन पेन फील होगा। लंबोपेल्विक पैटर्न जो होगा, मूवमेंट पैटर्न, वो भी ठीक नहीं होगा, एबनॉर्मल होगा। लंबर पे ज़्यादा मूवमेंट होगी, पेल्विक पे कम होगी, क्योंकि हाइपोमोबिलिटी इसमें हो जाती है पेल्विक रीजन पे। तो जब हिप पे मूवमेंट कम हो रही है और आप अगर एक्टिविटीज़ करोगे, जैसे बैठोगे, उठोगे, स्क्वाटिंग करोगे, तो जब हिप में मूवमेंट कम हो रही है, तो उसकी मूवमेंट कंपेंसेशन कौन करेगा? उसकी जगह और कौन से जॉइंट्स मूवमेंट करेंगे? लंबर और नी जॉइंट। तो लंबर और नी जॉइंट पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इसकी वजह से फिर पड़ सकता है। मसल टेस्ट जब करेंगे, मसल टेस्ट में इसके साथ कैप्सुलर स्ट्रेन की वजह से उस साइड के जो है लेटरल हिप रोटेटर्स वीक हो सकते हैं, ग्लूटियस मीडियस वीक हो सकता है, हिप एक्सटेंशन कम हो सकती है, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट के साथ बंदा आ सकता है, क्योंकि टाइटनेस होगी, तो टाइटनेस जब होती है तो पेल्विस आगे की तरफ एंटीरियर टिल्ट हो जाता है। तो टाइटनेस की वजह से एंटीरियर टिल्टिंग हो जाती है, जिसकी वजह से फ्लेक्शन भी उसकी कम हो जाएगी, और साथ ही साथ एक्सटर्नल ऑब्लिक्स की वीकनेस और इंटरनल इधर ही पता नहीं क्या लिखा, इंटरनल ऑब्लिक इसमें नहीं होती है। जब मसल लेंथ के टेस्ट करेंगे, तो हिप फ्लेक्सर्स की जो है लेंथ कम होगी, क्योंकि एंटीरियर पेल्विक टिल्ट हुई है, उसकी वजह से हिप फ्लेक्सर्स की लेंथ भी कम हो जाती है। उसके साथ-साथ टीएफएल और आईटीबी की भी। हैमस्ट्रिंग की स्टिफनेस हो सकती है साथ। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे? स्ट्रेन है के साथ आया है, तो फिजिकल एजेंट्स दे सकते हैं। मोडेलिटीज़ हो गई, मैनुअल थेरेपी अप्लाई कर सकते हैं, मोबिलाइज़ेशन अप्लाई कर सकते हैं उसमें, सॉफ्ट टिश्यू टेक्निक्स ये है, पैसिव रेंज ऑफ मोशन और पेन फ्री स्ट्रेचिंग पे फिर करेंगे। इसके बाद जो है जॉइंट मोबिलाइज़ेशन टेक्निक, वही बात हुई पेन रिलीफ के लिए। फिर इसके बाद प्रोग्रेस करते हैं वर्क के साथ-साथ। इसके अलावा होम एक्सरसाइज प्लान उसे क्या देंगे? पता नहीं, एक्यूट एग्रेसिव इन प्लान प्रोग्रेसिव होगा, आई थिंक प्रोग्रेसिव। वर्क के साथ-साथ प्रोग्रेस करना है। पहले क्लोज काइनेटिक चेन एक्सरसाइज, जिसमें आपके लिम्स जो है वो इन कांटेक्ट विद ग्राउंड या किसी चीज़ के साथ होंगे। उसमें एक्सरसाइजेस जैसे इधर इन्होंने एग्जांपल दी हुई है। पेन नहीं होना चाहिए, अगर पेन हो तो फिर नहीं करना आपने वो वाली एक्टिविटी, स्पेसिफिक एक्टिविटी। ओपन काइनेटिक चेन एक्सरसाइज मसल्स की स्ट्रेंथनिंग इनमें करते हैं। फिर ये एक्यूट फेज था। इसके बाद सब एक्यूट फेज में एक्सरसाइजेस देते हैं, रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी इनकी इंप्रूव करने के लिए एक्सरसाइजेस देते हैं, कार्डियोवास्कुलर कंडीशनिंग, न्यूरोमस्कुलर बैलेंस। वैसे नॉर्मली आपके पास पेशेंट है, इतना मैंने किसी को देखा नहीं है कोई फिजियोथेरेपिस्ट इतनी उनके साथ वो करे ख्वारी, लेकिन फिर भी ये सब करे तो अच्छा होगा। बैलेंस पे उसकी काम करते हैं प्रोप्रोसेप्टिव एजुकेशन। इसके अलावा लंबर पेल्विक स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस भी देते हैं। फंक्शनल बायोमैकेनिक्स पे काम कर सकते हैं, वो स्ट्रक्चर या कंपोनेंट्स जो कि बायोमैकेनिक्स को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि शूज़ हो गए। शूज़ में आप वो प्रॉपर ऑर्थोसिस डाल सकते हो, जिससे जो खराब मूवमेंट्स हैं वो कंट्रोल हो सकती है। ट्रोकेंटेरिक बर्साइटिस ये एक और कंडीशन है। ट्रोकेंटर की जो बर्सा है, ट्रोकेंटर मसल जो है ना, सॉरी, ट्रोकेंटर जो बोन है उसके ऊपर आईटीबी आता है, तो उसके दरमियान बर्सा होता है रबिंग से बचाने के लिए, और वही बर्सा पीछे ग्लूटियस मीडियस के पीछे भी गया होता है। तो एक्सेसिव ओवर यूज या ट्रॉमा की वजह से डैमेज हो सकता है। अच्छा, इसका पेन किधर होता है? लेटरल हिप रीजन पे होता है। लेटरल हिप रीजन पे और कौन सी चीजों का पेन हो सकता है? सैक्रोइलियक जॉइंट भी पेन रेफर कर सकते हैं इस रीजन पे। एक्सटर्नल रोटेटर ऑफ हिप का कोई मसला हो, तो वो भी जो है पेन रेफर कर सकते हैं। साथ ही साथ लंबर स्पाइन का भी पेन इधर आ सकता है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी होती है। अगर पेशेंट आपके पास आएगा, तो वो क्या हिस्ट्री के साथ आएगा? ऑनसेट ऑफ पेन उसकी कब होती है? जब वो कार से निकलेगा या कोई मूवमेंट ऐसी करेगा जिससे ये बरसा वो हो, इम्पिंजमेंट इसकी बहुत हो। तो वो कहता है जब मैं कार से निकलूंगा तो स्नैप की आवाज आएगी। वो स्नैप क्या होता है? वो जो
ट्रोकेंटर होता है ना बोनिंग सरफेस, उसके ऊपर से जो मसल होता है, वो इधर-उधर जाता है, तो वो इसकी इरिटेशन कॉज़ करता है बरसा की। तो ये उसकी आवाज़ होती है, उस मसल की स्पेसिफिक आवाज़ होती है, वो आगे-पीछे जाता है, उसकी वजह से इसकी पेन स्टार्ट हो जाता है बरसा का। साइट ऑफ पेन किधर होता है? L5 सेगमेंट में इसका पेन होता है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे, नी में भी जा सकता है और नीचे लोअर लेग पे भी जा सकता है। पेन एग्रीवेट कब होगा? एक्टिविटीज़ जिसमें रबिंग होती है ट्रोकेंटर के ऊपर आईटीबी की, जैसे असेंडिंग स्टेयर्स हो गया, या इसके अलावा उस साइड पे आप साइड लाइंग में सो जाएँ, उससे हो सकता है। डीप एकिंग पेन होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन जब करेंगे, उसमें जब ऑब्जर्वेशन करेंगे उसकी गेट की, तो ऑब्जर्वेशन जब आप गेट की कर रहे होगे, तो नॉर्मल गेट के साथ आएगा, इतना उसको मसला नहीं होगा गेट में। तो आईटीबी की मूव इन्वॉल्वमेंट को कम करने के लिए वो दूसरी साइड पे अपने पेल्विस को शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से वेल्गस एंगल भी नी पे ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा आगे जाते हैं। एक्टिव मूवमेंट्स विदाउट एनी रेजिस्टेंस में उससे इतना मसला नहीं होगा। पैसिव मूवमेंट्स में जब आप फुल पैसिव एब्डक्शन करोगे, तो जब एब्डक्शन कर रहे होते हैं तो लेटरल साइड पे हमारा ट्रोकेंटेरिक बोन होती है, ट्रोकेंटर होता है ना, ग्रेटर ट्रोकेंटर, वो ऊपर जाके लग सकता है, इम्पिंज कर सकता है बरसा को। पेल्विस और ट्रोकेंटर के दरमियान बरसा इम्पिंज हो सकता है, तो फुल पैसिव एब्डक्शन में पेन हो सकता है। दूसरा ग्लूटियस मैक्सिमस का मैंने बताया, ग्लूटियस मैक्सिमस के नीचे भी बरसा आया होता है। साथ ही साथ दूसरी बात, ग्लूटियस मैक्सिमस अटैच होता है आईटीबी के साथ। तो अगर ग्लूटियस मैक्सिमस को हम स्ट्रेच देंगे, तो आईटीबी को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके नीचे बरसा है, तो वो उस पे भी कंप्रेशन आ सकती है। तो ग्लूटियस मैक्सिमस का स्ट्रेच कौन सी डायरेक्शन में होता है? फ्लेक्शन करते हैं, साथ ही एडक्शन करें और इंटरनल रोटेशन करें, तो इसमें ग्लूटियस मैक्सिमस स्ट्रेच होता है, तो वो भी पेन दे सकता है। जॉइंट प्ले मूवमेंट जो है नॉर्मल होगी, पेनलेस होगी, क्योंकि जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। मसल टेस्ट रेजिस्टेड जो होगी, उसमें पेन होगा। ग्लूटियस मैक्सिमस मसल को रेजिस्ट करेंगे तो उसमें पेन होगा। रीज़न मैंने बता दिया क्यों। ग्लूटियस मैक्सिमस का फंक्शन क्या, एक्सटेंशन है और एक्सटर्नल रोटेशन है। तो उसको अगर आप रेजिस्ट करेंगे, तो ग्लूटियस मैक्सिमस को आप रेजिस्ट कर रहे हैं, तो इसके नीचे फिर से कंप्रेशन होगी बरसा की, तो उसकी वजह से पेन हो सकता है। मसल लेंथ के लिए आप आईटीबी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हुआ होता है, तो आईटीबी की शॉर्टनिंग हो जाती है। तो आप जब चेक करेंगे तो आईटीबी की टाइटनेस आपको रिवील होगी। ओबर टेस्ट जो होता है आईटीबी की टाइटनेस के लिए साइड लाइन में किया जाता है। न्यूरोमस्कुलर एग्जामिनेशन नॉर्मल होगी, इसमें मसला नहीं होगा। पल्पेशन जब करेंगे, टेंडरनेस होगी लेटरल रीजन पे, सही हो गया। टेम्परेचर नहीं इंक्रीज होगा। अच्छा, ट्रोकेंटरिक बर्साइटिस का आपको पता चल गया कि क्या क्या उसमें हिस्ट्री और एग्जामिनेशन में आपको पता चलेगा। अब जब आपको पता चल गया ट्रोकेंटरिक बर्साइटिस है, तो हम उसके मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमारा गोल क्या होना चाहिए? इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को खत्म करना है। फिर उसके बाद इसको बचाना है कि इसके बाद फिर से ये मसला ना हो, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन को खत्म कर दिया और फिर होने से रोकना है, फिर से रिकरेंस होने से रोकना है। इन तरीकों से बरसा की फिर से इम्पिंजमेंट को आप रोक सकते हैं, इरिटेशन को रोक सकते हैं। अल्ट्रासाउंड दे सकते हैं, इस आईटीबी को जो है स्ट्रेच दे सकते हैं, मोबिलिटी इसकी रिस्टोर कर सकते हैं। ग्लूटियस मैक्सिमस को जो है वो इससे वीक हो जाते हैं, ग्लूटियल मसल जो है ना वो सारे वीक हो जाते हैं, क्योंकि उसको आप यूज़ नहीं करते पेन की वजह से, तो उनकी आप वापस स्ट्रेंथ रिस्टोर करते हैं। तो ये इसकी मैनेजमेंट है। इसके बाद होता है इलियोबैक्टीरियल बर्साइटिस। ये भी एक कॉमन बरसा है जो कि इन्फ्लेम हो सकता है। इलियोबैक्टीरियल, ये जो है इलियोप्सोस और पेल्विस के नीचे, पेल्विस के दरमियान होता है ये वाला बरसा। हिप जॉइंट का जो कैप्सूल है, ये उसी की एक्सटेंशन, उसके अंदर से निकला होता है वो साइनोवियल, उसका मेम्ब्रेन बाहर की तरफ इसके साथ कांटेक्ट में होता है इलियोपेक्टिनियल बर्सा के साथ। तो इलियोप्सोस का फंक्शन क्या, फ्लेक्शन है। अगर आप उसको रेजिस्ट करेंगे फ्लेक्शन को, तो इसके नीचे ही बर्सा है, इसकी इरिटेशन होगी, तो पेन आपको होगा रेजिस्टेड हिप फ्लेक्शन में। इसके अलावा आप अगर इलियोप्सोस को स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच कैसे होगा, एक्सटेंशन में। फुल पैसिव हिप एक्सटेंशन जब आप करेंगे, उसमें भी इसे पेन होगा। इसकी ऑनसेट कैसे हो सकती है, किसी वजह के अलावा पता नहीं होगा कब हुई है। इसके अलावा पेन इसका किधर होता है, ग्रोइन रीजन में होता है, क्योंकि ग्रोइन की नजदीक जगह है जिधर ये बरसा लाया करता है। और L2 L3 डर्माटोम सेगमेंट में पेन हो सकता है इसका। मैनेजमेंट सेम टू सेम इसी की तरह ही है, ट्रोकेंटरिक बर्साइटिस की तरह इरिटेशन को रोकेंगे, अल्ट्रासाउंड देंगे और उस मसल की स्ट्रेचिंग करेंगे जो इन्वॉल्व है। जैसे इसमें क्या, इलिप्सोस मसल इन्वॉल्व है। इस्चियो ग्लूटिल बर्सा, इस्चियम ट्यूबरोसिटी के नीचे ही बरसा प्रेजेंट होता है, इसके ऊपर से ग्लूटियस मसल भी गया होता है, तो इसकी भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। अगर आप अपने इशियल ट्यूबरोसिटी के ऊपर गिरे, तो उसकी वजह से ये हो सकता है डायरेक्ट ट्रॉमा और फॉलिंग। सही हो गया, हिप फ्लेक्स पोजीशन में होगा तभी आप इशियल ट्यूबरोसिटी के ऊपर गिरेंगे। इसमें जब आप चेयर पे बैठेंगे, तो पेन शुरू हो जाएगा। वॉकिंग में क्लाइंबिंग स्टेयर्स, फ्लेक्शन ऑफ हिप एंड ट्रंक, फ्लेक्शन ऑफ हिप एंड ट्रंक में जो है क्या होगा, नीचे ग्लूटियस मैक्सिमस मसल टाइट हो जाएगा, जो कि इसे और भी इरिटेट करेगा। साथ ही साथ इसका पेन हैमस्ट्रिंग रीजन में
जा सकता है, रीडायरेक्ट कर सकता है। इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? एनसेड्स होगी। एनसेड्स वैसे इसमें भी देनी चाहिए लेकिन इन्होंने लिखा नहीं था बीच में। एनसेड्स स्ट्रेचिंग प्रोग्राम फॉर लोअर लिम्ब, और ऐसी पोजीशंस अप्लाई करेगी जिसमें इसकी इम्पिंजमेंट या इसकी इरिटेशन ना हो। अब आते हैं मसल स्ट्रेन। मसल का थोड़ा-सा टियर हो जाना, इंजरी हो जाना या फुल टियर हो जाना, ये सारा जो है इसमें आता है। मसल की इंजरी कब हो सकती है? या तो ओवर यूज़ करने की वजह से, जिसको क्रोनिक स्ट्रेन में भी डालते हैं, क्योंकि ओवर यूज़ आप बार-बार करेंगे, काफ़ी टाइम बाद जाके इंजरी होगी, तो क्रोनिक होता है। और एक एकदम से इस पे ज़ोर पड़े मसल पे या ट्रॉमा हो, तो एक्यूट स्ट्रेन हो सकता है। इसके स्टेजेस है, फर्स्ट डिग्री स्ट्रेन, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री स्ट्रेन। माइल्ड, मॉडरेट, सेवियर भी कह सकते हैं। जब ऐसा स्ट्रेन होगा तो मसल जो है अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा पेन की वजह से, या इसका कंप्लीट टियर भी हो सकता है। पेन किधर होगा? जिधर स्ट्रेन हुआ है उसी जगह पे होगा। सही हो गया। इसके अलावा जब आप उस मसल को रेजिस्ट करोगे, कंट्रैक्शन उसकी रेजिस्ट करोगे तब पेन होगा, या उसे स्ट्रेचिंग करेंगे तब पेन होगा, एक्सेप्ट फुल मसल टियर, उसमें फिर पेन नहीं होगा इस तरह। स्टिफनेस उस मसल की ज़्यादा हो जाती है। मैनेजमेंट क्या होगा? पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन वापस करना और साथ ही मसल की इंजरी को ख़त्म करना। गेट पैटर्न को वापस लाना और नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग जैसे पहले करते थे उसी तरह फंक्शन को वापस बरकरार करना। ये सारे गोल्स हो गए इसके। एक्यूट फेज़ होगा इसका, और क्रोनिक रिकवरी फेज़ होगा। तो और लास्ट वाला जो है, बस ये 2 फेजेज़ इन्होंने लिखे हुए। अच्छा, एक्यूट फेज़ में इन्फ्लेमेशन हुई होगी तो उसके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी देंगे, आइस कंप्रेशन करेंगे, प्राइस प्रोटोकॉल हो गया, ताकि और साथ ही साथ उस मसल को ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। अगर उसको ज़्यादा यूज़ किया उस टाइम तो हीलिंग कम हो जाएगी, उसकी हीलिंग डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से इंजरी हो सकती है फिर से। मैनुअल थेरेपी में साथ हम क्या कर सकते हैं? सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन, फ्रिक्शन मसाज, जेंटल स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। पेन फ्री स्ट्रेचिंग, पीएनएफ टेक्निक इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं रेंज ऑफ मोशन को वापस रिगेन करने के लिए, क्योंकि मसल स्टिफ हुआ होगा। इसके अलावा अगर 1 दिन बाद या 2 दिन बाद एक्सरसाइज़ेज़ पेन फ्री है, तो नॉर्मल एक्टिव रेंज ऑफ मोशन पेन फ्री हो गया, तो उसके बाद रेसिस्टेड पे आएँगे, आइसोमेट्रिक शुरू कर देंगे उसके बाद। आइसोमेट्रिक में ओपन काइनेटिक चेन एक्सरसाइज़ेज़ करेंगे, फिर उसके बाद आइसोकाइनेटिक पे आएँगे। आइसोकाइनेटिक फिर इसी तरह ग्रेजुअल इंक्रीज़ करते जाएँगे। फिर बैलेंस पे आएँगे, काम करेंगे, वेट शिफ्ट, स्क्वाट, लंजेस, ये जो सब कुछ है, ये सारी एक्सरसाइज़ेज़ उस पे करेंगे। और लास्ट में जो रिकवरी फ़ेज़ होगा, जब मसल ऑलमोस्ट रिकवर हो रहा होगा, तो मोडालिटी और मैनुअल थेरेपी टेक्निक्स को करेंगे ताकि और भी ज़्यादा अच्छे से हील हो कार्डियोवास्कुलर कंडीशनिंग और हाई रेपिटेशन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इसके साथ जो है बाद में फिर एंड्योरेंस एक्सरसाइज़ेज़ भी हो गई। ये सारा जो है न्यूरोमस्कुलर बैलेंस, ये जितने भी है ये सब इस पे करेंगे। हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेन, पहले ही मसल का मैनेजमेंट आपको पता चल गई, कोई भी मसल हो उसकी मैनेजमेंट कैसे होगी। अब स्पेसिफिकली हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन पे आते हैं। हैमस्ट्रिंग जो है बैक ऑफ द थाई मसल है, जो कि एक्सटेंशन करता है और साथ ही साथ एक्सटेंशन ऑफ हिप करता है और फ्लेक्शन ऑफ नी करता है। इसका स्ट्रेन एथलीट्स में कॉमन है। माइल्ड इंजरी होगी तो 2 से 3 वीक्स में वापस रिज़ॉल्व हो जाएगी। अगर सीवियर इंजरी हुई है तो वो टाइम लेगा 2 से 6 महीने। इसका पेन किधर होगा? ज़्यादातर जो है ये जिधर से वो स्ट्रेन हुआ था उसी जगह पे पेन होगा ज़्यादातर। इसकी इंजरी ज़्यादातर किधर से होती है? इशियल ट्यूबरोसिटी पे अटैच होता है तो या उस जगह से हो सकती है, इसके अलावा मिड बेली से हो सकती है। लेकिन जो इसकी डिस्टल अटैचमेंट है नी नी वाले रीजन पे, उधर इसका स्ट्रेन बहुत कम कॉमन है। अच्छा, ये कॉमनली इंजर्ड मसल है। इसका पेन पोस्टीरियर थाई रीजन में होगा। सही हो गया। स्ट्रेट लेग रेज़िंग और रेजिस्टेड नी फ्लेक्शन में पेन होगा। स्ट्रेट लेग रेज़ में ये स्ट्रेच होगा, उसकी वजह से पेन होगा। रेजिस्टेड नी फ्लेक्शन में ये कंट्रैक्ट करेगा, उसकी वजह से ही पेन होगा। अच्छा, स्ट्रेन हुआ है तो इसमें ब्रूजिंग हो सकती है, एकाइमोसिस ब्रूजिंग को कहते हैं, हेमरेज हो सकती है, ब्लड इधर एक्यूमुलेट हो सकता है, टियर, आर्टरी टियर की वजह से। मसल डिफेक्ट डिफेक्ट भी नज़र आ सकता है। क्रचेज़ हो सकता है रिक्वायर हो अगर बहुत ज़्यादा इंजरी हुई है चलने के लिए। इसकी कॉजेज़ जो है, कॉजेज़ क्या हो सकती है? फ्लेक्सिबिलिटी कम हो, ये शॉर्टन हो मसल, या इसके अलावा इसके बायलैटरल स्ट्रेंथ में कमी हो, इसके अलावा कोऑर्डिनेशन का लैक हो, कोऑर्डिनेशन ना हो बॉडी की सही से, पुअर पोस्चर ऑफ फैटीग हो जाए इस मसल की, उसकी वजह से इंजरी हो सकती है। इसके अलावा क्वाड्रिसेप्स टू हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथ रेशियो, ज़्यादातर क्वाड्रिसेप्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और हैमस्ट्रिंग वीक होता है, तो इसकी वजह से, इस रेशियो की वजह से भी क्या होता है, ये इंजरी के चांसेस हो सकते हैं। नॉर्मली क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथ रेशियो जो होती है 60% होती है। इसके लिए एक्सेंट्रिक एक्सरसाइजेज देंगे, लेकिन लो और कंट्रोल स्पीड पे, ठीक है? लो वेट के साथ और कंट्रोल स्पीड पे। फिर इसके बाद जो है, इसकी स्ट्रेन के साथ जो है ज़्यादातर इलिप्सोस भी वीक हो जाता है। रीज़न मुझे नहीं पता, लेकिन वीक हो जाता है। इसके अलावा
ग्लूटियस मैक्सिमस इनहिबिट हो जाता है पेन की वजह से। ठीक हो गया? अच्छा, कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें एंटीरियर टिल्टिंग हो जाए, एंटीरियर टिल्टिंग होगी तो पीछे से ये इशियल ट्यूबरोसिटी ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसके ऊपर स्ट्रेच पड़ेगा, हैमस्ट्रिंग मसल के ऊपर ज़्यादा लेंथन स्टेट पे हो जाएगा, तो इसकी वजह से इंजरी के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं इसके। क्वाड्राइसेप्स स्ट्रेन जो है, क्वाड्राइसेप्स मसल क्या है? जो कि एंटीरियर थाई पे लोकेटेड, स्पेसिफिकली इसमें जो है रेक्टस फेमोरिस वाला जो मसल है, जो कि हिप पेल्विस के साथ अटैच है और साथ ही साथ नी के पैटिला के साथ भी अटैच है। तो ये टू जॉइंट मसल कहलाता है। तो ये टू जॉइंट मसल है, तो इसके रप्चरिंग, इसके टियरिंग के या इसके इंजरी के चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर क्वाड्राइसेप मसल जो है वास्टस मीडियस लेटरलिस और जो ऑब्लिक है, इंटरमीडियस जो है, इससे इसके चांसेस ज़्यादा है। अच्छा, या तो ये प्रॉक्सिमल भी इसकी इंजरी हो सकती है, डिस्टली भी हो सकती है। हैमस्ट्रिंग में प्रॉक्सिमली ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, इसमें पॉप की आवाज़ भी आ सकती है, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन में भी पॉप की आवाज़ आ सकती है। फिर एडक्टर स्ट्रेन आता है। एडक्टर मसल जो है मीडियल थाई पे लगे होते हैं, ये अटैच होते हैं प्यूबिस के साथ, प्यूबिक बोन जो है उसके साथ अटैच होती है ज़्यादातर। एडक्टर लॉन्गस, ब्रेविस, ग्रेसिलिस ये एडक्टर्स मेन मसल्स हैं। एडक्टर मैग्नस भी है। अच्छा, डैमेज इसकी कौन सी जगह से हो सकती है? 5 सेंटीमीटर ज़्यादातर जो है मस्कुलोटेंडिनस जंक्शन जो 5 सेंटीमीटर प्यूबिस से दूर है, उस जगह पे इसका डैमेज हो सकता है। इसके अलावा टेनो ऑसियस जंक्शन, टेंडन और बोन के दरमियान, ऑसियस बोन हो गया, टेंडन टेनो हो गया, तो टेंडन और बोन के दरमियान जो जंक्शन है उस पे भी हो सकता है इसकी इंजरी, डैमेज हो सकती है, स्ट्रेन हो सकता है। इसकी वजह से क्रॉनिक इंजरी में ये बंदा जा सकता है अगर इसकी सही से रिहैबिलिटेशन ना की गई हो। ठीक है? इसके अलावा इसकी एक कॉम्प्लिकेशन पेरियोसाइटिस भी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरियोस्टियम ऑफ बोन। प्यूबिक रीजन की जो बोन है उसकी पेरियोस्टियम की इन्फ्लेमेशन अगर हो जाए तो फिर वो रिजॉल्व होने में 6 मंथ्स टू 1 ईयर लगता है हील होने में। ये किन में कॉमन है? ये तो ट्रॉमा की वजह से होगा, जैसे स्पोर्ट्स प्लेयर, सॉकर प्लेयर हो गए, आइस हॉकी हो गए, ये ऐसी बॉल वाली गेम्स होगी, इसमें इधर एकदम से खिंच पड़ गया इस मसल पे, तो ट्रॉमा हो जाएगा, एक्यूट होगा। या इसके अलावा ओवर यूज़ की वजह से, जैसे बैले डांसर हो गए या एथलीट्स हो गए, उनमें ये बार-बार ओवर यूज़ होती है, उसकी वजह से इसके हो सकती है इंजरी। तो ओवर यूज़ और ट्रॉमा की वजह से हो सकती है। इसके अलावा अगर इसकी टेस्ट करें, इसको अगर हम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करें, इसकी कंट्रैक्शन करें, एडक्शन में कंट्रैक्ट होते हैं, तो उसमें पेन हो सकता है। इसके अलावा इसकी अगर स्ट्रेचिंग करें, एबडक्शन जब करेंगे तो इसकी स्ट्रेचिंग होगी, तो उसमें पेन दे सकता है। अच्छा, एडक्टर का जिस साइड का स्ट्रेन हुआ है, उस साइड का जो एडक्टर है वो टाइट हो जाता है और ऑपोजिट साइड का जो बाहर की तरफ जो है पेल्विस के आउट साइड पे जो वो है मसल आईटीबी, वो टाइट हो सकता है। इसके अलावा जिस साइड पे एडक्टर का स्ट्रेन हुआ है, उसी साइड का जो ग्लूटियस मीडियस और मैक्सिमस है, उस वो वीकेंड हो जाता है या इनहिबिट हो जाता है। ठीक है? तो एबडक्शन के लिए ग्लूटियस मीडियस का होना ज़रूरी है। अगर वो इनहिबिट हो गया तो उसकी जगह फिर उसका काम कौन करने की कोशिश करता है? पिरिफॉर्मिस मसल। जब पिरिफॉर्मिस उसका काम करने की कोशिश करेगा, तो उसके में साथ ही एक्सटर्नल रोटेशन होगी। पिरिफॉर्मिस का फंक्शन जो है एक्सटर्नल रोटेशन है, तो एक्सटर्नल रोटेशन भी उस साथ होगी। तो उस हिप पे एक्सटर्नल रोटेशन भी हुई होगी और साथ ही साथ पेल्विस इंक्लिनेशन भी हुई होगी। इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? इसमें स्ट्रेचिंग भी देंगे मसल को, साथ ही साथ एक्टिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज़ जो इधर के मसल्स हैं उनको देंगे। ठीक है? रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज़ होगी। इसके अलावा बैलेंस पे काम करेंगे। फंक्शनल ट्रेनिंग उनको देंगे, जिस फंक्शन वो नॉर्मली लाइफ में करते हैं, उस फंक्शन की ट्रेनिंग करेंगे उसकी। तो ये इसकी मैनेजमेंट है। इसके बाद आता है ग्रोइन स्ट्रेन। ग्रोइन रीजन में से काफ़ी मसल्स गुजर होते हैं, एडक्टर्स हो गए, इलिप्सोस हो गए, sartorius, रेक्टस femoris, इंटरनल रोटेटर्स हो गए। कोई भी ऐसी एक्टिविटी हम करें जिससे ग्रोइन रीजन अफेक्ट हो, वो जो है इन स्ट्रक्चर्स पे स्ट्रेन कॉज कर सकता है। ग्रोइन रीजन में पेन और कौन सी जगह से आ सकता है? लंबर स्पाइन, हिप जॉइंट और एसआईजे की वजह से भी पेन आ सकता है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि उनका पेन ना हो, रेफर्ड पेन ना हो। टेस्ट जब कर रहे होते हैं, अगर उसकी फ्लेक्शन रेजिस्ट करे और उसे उस टाइम पेन हो रहा हो, तो क्या-क्या चीज़ों का मसला हो सकता है, पॉसिबल है। ये एक तो रेक्टस femoris का टेंडिनाइटिस हो सकता है। सोस मसल जो है उसका हो सकता है। इसके अलावा sartorius मसल आगे की तरफ होता है, वही फ्लेक्शन में काम करता है, तो उसका भी टेंडिनाइटिस हो सकता है। इसके अलावा फीमोरल एंटीरियर ग्लाइड सिंड्रोम है, उसका भी पेन हो सकता है। एवल्जन फ्रैक्चर अगर हुआ है, उसका भी पेन हो सकता है। ऑब्टूरेटर हर्निया हो, उसका भी पेन हो सकता है, अगर इस रेजिस्टेड फ्लेक्शन की जाए। अब रेक्टस femoris का अगर टेंडिनाइटिस हुआ हो, वो किस वजह से होता है? किकिंग एक्शन की वजह से होता है। इंजरी हो सकती है इसकी। टेंडरनेस किधर होगी? प्रॉक्सिमल पार्ट पे होगी, इसके जो अटैचमेंट है मसल बेली के साथ जो नज़दीक जगह, उधर होगी। फंक्शनल टेस्ट जब करेंगे, उस जगह पे रेजिस्टेड नी एक्सटेंशन रेक्टस femoris का फंक्शन है, कंट्रैक्शन होगी, उसमें पेन हो सकता है। इसके अलावा पैसिव फ्लेक्शन एक्सटेंशन या रोटेशन करेंगे, उसमें भी इसका पेन हो सकता है क्योंकि इस मसल पे थोड़ा बहुत स्ट्रेच आता है। इसके अलावा जब उसको प्रोन लेटाएँगे पेशेंट को और जब प्रोन लेटेगा वो, तो उसके हिप पे एक्सटेंशन हो जाएगी।
और साथ ही साथ जब उसका हम नी फ्लेक्स करेंगे तो वो नहीं कर सकेगा 120 डिग्री से ज़्यादा, क्योंकि उसे पेन होगा, क्योंकि मसल इस पोजीशन में स्ट्रेच होता है। तो इसकी मोबिलाइजेशन करते हैं ऑसिलेटरी मूवमेंट्स के साथ, तो ये इसकी एक ट्रीटमेंट है। इसके अलावा फीमोरल एंटीरियर ग्लाइड सिंड्रोम है। इसको इनाम इसलिए दिया हुआ है क्योंकि नॉर्मली हमारे अगर देखा जाए फीमोरल हेड हर मूवमेंट में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ग्लाइड होती है, उसकी जॉइंट प्लेज होती है और स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती है। फ्लेक्शन कर रहा हूँ तो हेड जो है फीमोरल हेड जो है जॉइंट में, वो पोस्टीरियर डायरेक्शन में उसकी ग्लाइड हो रही होती है। तो इसमें वो नॉर्मल जो मैकेनिज्म है वो नहीं हो रहा होता। पीछे से पोस्टीरियर कैप्सूल टाइट हो सकता है जिसकी वजह से नहीं हो सकता। तो जब पोस्टीरियर ग्लाइड नहीं होगी तो एंटीरियर की तरफ ग्लाइड होगी, जो कि नॉर्मली नहीं होनी चाहिए, तो उसकी वजह से पेन हो सकता है। तो इन्होंने ये बात लिखी हुई है, ये एक मेजर सोर्स है ग्रोइंग पेन का। मीडियल रोटेशन करते हैं तो ग्लाइड जो होती है वो कैसी होगी, अंदर की तरफ होती है। अगर वो नहीं होगी पोस्टीरियर ग्लाइड जिसे कह सकते हैं, पोस्टीरियर ग्लाइड अगर नहीं होगी तो उसकी वजह से एंटीरियर ग्लाइड होगी, तो पेन काज हो सकता है। लेटरल रोटेशन में भी पेन काज हो सकता है। तो या तो फीमोरल एंटीरियर ग्लाइड सिंड्रोम मीडियल और लेटरल रोटेशन के साथ भी हो सकता है, इसके अलावा भी हो सकता है। तो ज़्यादातर जो कॉमन है वो मीडियल हिप रोटेशन के साथ है। मीडियल हिप रोटेशन में जो है पोस्टीरियर ग्लाइड होनी चाहिए, लेकिन इसमें नहीं हो सकती तो पेन होता है। पोस्टीरियर ग्लाइड क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि पोस्टीरियर जो कैप्सूल है और जो स्ट्रक्चर्स है वो शॉर्ट और स्टिफ हुए होते हैं और एंटीरियर के स्ट्रेच हुए होते हैं, तो सारा आगे की तरफ ग्लाइड हो रही होती है। इसमें ज़्यादातर इलिप्सोस टेंडन इन्वॉल्व हो सकता है। क्यों? इलिप्सोस टेंडन जो है वो हिप जॉइंट के ऊपर से गुजरा हुआ है और इसमें एब्नॉर्मल एंटीरियर ग्लाइड हो रही है। हिप जॉइंट जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है एंटीरियर की तरफ। एंटीरियर इलिप्सोस मसल का टेंडन है, तो ये टेंडन को वो कर सकता है, इरिटेट कर सकता है, टेंडिनस डिजीज काज कर सकता है। एक्सटेंशन में क्या होता है, हाइपर एक्सटेंडेड अगर हिप हम करें या एक्सटेंशन करें हिप पे, तो ये हेड आगे की तरफ जाता है और आगे टेंडन इलिप्सोस का वो ऑलरेडी टाइट हुआ था, एक्सटेंशन में स्ट्रेच हुआ होता है, तो उस पे जब प्रेशर पड़ता है तो टेंडिनाइटिस हो सकता है इलिप्सोस का। तो इन्होंने यही बात लिखी और साथ ही साथ बर्सा की भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, बर्साइटिस भी हो सकती है, इलियोबैक्टीरियल बर्साइटिस। इस पेन की वजह से जो है, जब इस पेन की वजह से एक्सटर्नल रोटेटर्स वीक हो सकते हैं। ग्लूटियस मीडियस भी वीक हो सकता है, ग्लूटियस मैक्सिमस भी वीक हो सकता है, इलिप्सोस पेनफुल हो सकता है, वीक भी हो सकता है। इसके अलावा टीएफएल, आईटीबी, हैमस्ट्रिंग मसल्स शॉर्टन हो सकती हैं, जिसकी वजह से लेग लेग डिस्क्रिपेंसी, लेग लेंथ उस साइड की कम नजर आती है, जिसको अपेरेंट लेग लेग डिस्क्रिपेंसी कहते हैं। ये कॉज किस वजह से हो रही थी, ये फीमोरल एंटीरियर ग्लैड सिंड्रोम पोस्टीरियर कैप्सूल की टाइटनेस की वजह से ना। तो पोस्टीरियर ग्लैड को हम इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, पोस्टीरियर जो स्ट्रक्चर्स है उनको उसकी स्ट्रेचिंग करने की कोशिश करेंगे। इसी के थ्रू जो है ये मसला ठीक हो सकता है। आईटीबी बैंड के मसले कब आ सकते हैं? आईटीबी टाइट हो जाता है या ग्लूटिस मैक्सिमस टाइट हो जाता है। कब टाइट होता है? पोस्चर डिसफंक्शन ज़्यादातर हो तो उसमें टाइट हो सकता है। एंटीरियर पेल्विक टिल्ट हो या स्लाउच पोस्चर हो या फ्लैट बैक पोस्चर हो, इसमें ये टाइट हो जाते हैं आईटीबी और ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। अच्छा, आईटीबी के मसलों में कौन कौन से मसले आ सकते हैं? आईटीबी ट्रैक्ट या आईटीबी फैसाइटिस, ग्रेटर ट्रोकेंटर बर्साइटिस इसकी वजह से हो सकता है। फीमोरल एंट्री ग्लाइड सिंड्रोम भी हो सकता है, एंटीरियर ग्लाइड। आईटीबी फ्रिक्शन सिंड्रोम भी हो सकता है। लो बैक एंड सैक्रोइलियक डिसफंक्शन भी हो सकता है। अच्छा, स्प्रेन ऑफ इलियोटिबियल ट्रैक्ट, आईटीबी का स्प्रेन हो सकता है एथलीट्स और डांसर में, हो सकता है जब वो गिरे, जब गिरेंगे तो पेन होगा उसी जगह पे जिस जगह पे हुआ ट्रोकेंटरिक एरिया स्पेसिफिकली होता है। ठीक हो गया। नॉर्मली पेन कौन सी मूवमेंट में होगा? जब ये मसला हो जाए, इसके बाद जब आप दूसरी साइड पे फ्लेक्शन करेंगे, ऑपोजिट साइड पे साइड फ्लेक्शन करेंगे, तो इस साइड का आईटीबी टाइट होगा तो पेन देगा, स्ट्रेच होगा तो पेन देगा। ठीक है। इसके बाद जिस जगह पे मसला है उस जगह पे एक पेनफुल स्पॉट भी होगा। आईटीबी बैंड फैसियाइटिस, फैशिया जो होता है आईटीबी बैंड का, उसकी इन्फ्लेमेशन, उसकी टाइटनेस जो है। अच्छा, आईटीबी आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, टीएफएल टेंसर फैशिया लेटा जो मसल है, उसको आप जब ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से उसका जो फेशियल बैंड है वो, उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिसको आईटीबी फैसियाटिस कहते हैं। फैशिया क्या होता है? जो मसल की कवरिंग, मसल और काफ़ी स्ट्रक्चर्स को इसने कवर किया होता है और ये फैशिया पूरी बॉडी में कंटिन्यूस होता है। ये कम्युनिकेट कर रहा होता है डिफरेंट फैशियाज के साथ। तो लेटरल सरफेस पे होता है ये आईटीबी बैंड, इसका फैशिया भी लेटरल ही होगा, तो ये पेन लेटरल सरफेस पे दे सकता है। ऊपर बटक वाले रीजन में भी जा सकता है और नीचे नी के भी जा सकता है। साथ ही साथ पेरेस्थीसिया भी हो सकती है लेटरल काफ की। ठीक है। पेरोनियल नर्व लेटरल साइड पे गुजरी होती है, ये जो फैशिया लेटरल साइड पे होता है वो उसको इरिटेट कर सकता है। इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? ट्रीटमेंट ये होगी कि फैशिया है, फैशिया की मसाज जब करते हैं सॉफ्ट टिश्यू,
मैनिपुलेशन करते हैं, फ्रिक्शन मसाज सॉफ्ट टिश्यू रिलीज़ करते हैं, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, उससे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो सॉफ्ट टिश्यू टेक्निक्स होगी, इसके अलावा जो उदर के मसल्स हैं, आईटीबी को हम उसके ऊपर लोड कम करने के लिए उधर के जो और मसल्स हैं ग्लूटेस मैक्सिमस, मीडियस, क्वाड्रिसेप, इलियोप्सोस इनकी स्ट्रेंथिंग करते हैं।